गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हम हमारे जो ऑनलाइन सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज का जो केस है वो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर रेनू खंसवाल मैम ने प्रेजेंट किया है, और उसी को लेकर आज का हमारा ये बीसीबी होने वाला है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मेरी साउंड क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम क्लियर है। जी सर। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमें ज्वाइन करने के लिए हम हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर रेनू खंसवाल मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, और आपका वेलकम भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टेड मेंटर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रेटिट्यूड टू मनोज सर, दिलीप सर, अस्मा मैम, रंजीत सर, महादिक सर, लियाकत सर, शशिकांत sir, and very much thank you to Praveen sir for giving opportunity to present the case today. Today, as we know, we all together here for the mega birthday celebrations of Dr. Ashok Mohanty sir. So I congratulate everyone here present. और सर के डॉक्टर मोहंती सर के बारे में 2 ही शब्द मैं कहना चाहूँगी। सर को एक्चुअली मैंने कभी लाइव सुना नहीं है और कभी लाइव देखा भी नहीं है, बट जितनी भी एनर्जी को मैंने अपने सीनियर मेंटोर से या अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स से फील किया है, तो ऐसा ही लगता है कि सर हमारे बीच में ही हैं, अलाइव ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देखा नहीं या सुना नहीं। उनके सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने फॉलो किए हैं, और ऐसा बस यही लगता है कि अगर वो अभी होते तो और ज़्यादा हम और अच्छा सीख पाते। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं फील करती हूँ मोहंती सर के लिए कि सर जो जहाँ पे मैं मेरा रेजिडेंस है और जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सर भी वहीं से बिलोंग करते थे, द्वारका से, दिल्ली में। तो ये इट्स अ बिग क्रेडिट। So once again, congratulations to everyone on the behalf of birthday celebrations of Dr. Ashok Mohanty sir. So आज का जो केस है मैं सर के लिए ही डेडिकेट कर रही हूँ। So shall I proceed sir? प्रवीण सर। जी मैम। सर एक बार आप केस एक बार रन कर देंगे सीरियल वाइज वीडियो को। जो रिटर्न का है मैम, वो आप एक बार थोड़ा बता दीजिए, या मैं पढ़ देता हूँ उसे। अच्छा, उसके बाद प्ले कर देते। ठीक है सर। सर रिटर्न का आप पढ़ दीजिए एक बार। जी मैम। ये जो केस है ये 40 इयर्स ओल्ड फीमेल का केस है, सफरिंग फ्रॉम ईचिंग on whole body since 1.5 years. She is taking anti-allergic medicine for itching, hypertension since 1 year. BP sometimes raised to 200, and amenorrhea since 3 months. On first visit, patient did not give much information. Just she was laughing and tell me that she has tension for 4-year child. Patient has 2 kids, one daughter 30 years, 13 years, and younger son 4 years. Suffering from Down syndrome. Son is suffering from Down's syndrome. Remedy given, no change in itching. On second visit, I probed the patient. Tell me if you have some irritation in mind. Patient in a cheerful mood. नहाते नहाते क्या इरिटेशन होगी? डॉक्टर,
फैमिली में कोई ऐसा जो इरिटेट करता है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन कंटिन्यूइंग प्रोबिंग पेशेंट, मेरी सिस्टर इन लॉ पास में ही रहती है, तो मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ जब मैं रूम से बाहर चली जाती हूँ तब बातें करते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम पता नहीं, मेरे सामने बात क्यों नहीं करते। मैं कौन सा मना कर रही हूँ, मैं भी घर की सदस्य हूँ, मेरे सामने बात कर लो। मेरी सिस्टर इन लॉ और छोटी सिस्टर इन लॉ ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था और हमें पूछा भी नहीं। हम उनको हमेशा पूछते हैं, पता नहीं वो हमें क्यों नहीं पूछते हैं। डॉक्टर, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो? पेशेंट, हस्बैंड से कहती हूँ वो चले गए, हमें नहीं लेकर गए, तो हस्बैंड कहते कोई नहीं, हम भी चल लेंगे। ये सुनकर कैसा लगता है फिर आपको? पेशेंट, ये सुनकर तो और भी गुस्सा आता है। जी सर, ये पेशेंट को मेरे एक पुरानी पेशेंट ने रेफ़र किया था, और जब ये बैठी थी तो जो ओल्ड पेशेंट है वो भी पास में बैठी थी। जी बताइए, सभी अपना एनालिसिस दीजिए। जो भी डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। केस इज़ वेरी सिंपल। हेलो। जी मैम। हेलो। हाँ मैम, जी उनका जी मेन सर। इश्यू ये था कि उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब हस्बैंड और उनकी बहन दोनों बातें कर रहे हैं तो उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। मतलब वो वहां से निकल रहे हैं फिर वो बात कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने ये भी बताया ना कि मैं और मेरे मतलब हमारी फैमिली में भाभी और हम सब साथ में बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके सामने बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनका मेन इश्यू यही था कि भाई साथ में बात नहीं कर रहे हैं, इनको मतलब उनको शामिल नहीं करे। उनका मेन कंसर्न यही था केस में कि उनको भी शामिल किया जाए। तो फिर वो जब हस्बैंड को बाद में आपने पूछा ना कि आप बोलते हो, तो फिर तो हस्बैंड कैसे उनको बोल रहा है कि हाँ 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 हम भी जाएंगे। ऐसे छोटे बच्चे को हम कैसे पूछ करते कंसल्ट करते वैसे, तो उनको उससे वापस गुस्सा आता है। तो ये मेन उस केस में ये चीज थी। तो अभी मेन डाउट ये था कि रिजेक्शन लेना है या नेग्लेक्टेड लेना है, पर वो दोनों में क्रॉस रेफरेंस में सेम ही आ रहा है। तो एक तो डाउट ये भी है कि एलिमेंट्स फ्रॉम लेना है या डिल्यूजन लेना है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम भी मैंने लिया और फिर डिल्यूजन में देखा तो आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना, आपने रिप्यूडिएटेड क्यों लिया। तो वो रिजेक्शन में क्रॉस रेफरेंस में देखे ना तो रिप्यूडिएटेड आ रहा था। और उसमें अदर्स इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड और सिस्टर इन लोग उनकी वजह से ये हो रहा है, तो इसकी वजह से ये रूब्रिक सिलेक्ट किया था। और कॉन्सोलेशन एग्रावेशन एंगर फ्रॉम कॉन्सोलेशन, इतना मेरा था मतलब। आपका एनालिसिस अच्छा है मैम। रेप्यूटेटेड मैंने इसलिए पूछा था कि यहाँ पे कोई डिस्पाइस फीलिंग मैं पूछना चाह रही थी, आपको कैसे लगा? कोई डिस्पाइस फीलिंग नहीं, पेशेंट ने नहीं अपना कंसर्न बताया ना, दैट्स व्हाई। हाँ मैम, हाँ वो था नहीं, लेकिन मैं वो सोच रही थी कि डिल्यूजन रिजेक्टेड लेना है या नहीं। फिर उसकी क्रॉस रेफरेंस में यही था रूब्रिक, तो फिर इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया। जी मैम, आपका एनालिसिस अच्छा है। थैंक यू मैम। हेलो मैम। जी सर। jealousy woman between forsaken feeling diligent neglected मैटर मोर आ रहा है। जेलसी वुमेन बिटवीन कैसे लगा सर आपको? वो उनके पति है सो उनके बहन के साथ ही शेयर करते हैं ना सब, उनके साथ शेयर नहीं करते, उसकी नहीं, तो उनको जेलस जेलसी हो रहा होता है। तो वो आगे जाके पूछ भी रही है ना, वो जब कहीं खुद जाती है तो वो भी पूछती है। आई थिंक जेलसी वाला पर्सन ऐसे पूछेगा नहीं बार बार।
jealousy between women मतलब। जी और बताइए। हेलो मैम। जी मैम। हाँ, गुड इवनिंग। इसमें मुझे ज्यादा उसका एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, और उसको जो निग्लेक्ट कर रहे हैं उसकी वो सिस्टर इन लॉ और वो हस्बैंड, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहे हैं। और वो सिक्रेटिव भी है। फर्स्ट टाइम आपने उनको उसको पूछा तो उसने लाइटली ऐसे ही जवाब दे दिया, और बाद में जब आपने ज्यादा प्रूव किया तो उसने वो मैटर बताया कि किस वजह से वो सिस्टर इन लॉ की वजह से वो प्रॉब्लम में है अभी। वो उसने वो बताया सेकेंड विजिट में। फर्स्ट में तो आपने उन्होंने कुछ नहीं बताया। और लाफिंग थ्रू एंड केस टेकिंग, ऐसे ही लगता है जैसे बेलाडोना है, ऐसा लगता है, फील तो होता है। लेकिन उससे वो कंप्लेंट बताए तो स्टेप तरफ जाता है मेरा तो। थैंक यू मैम। एनालिसिस अच्छा है, पर मैम एक बार भी पेशेंट ने मेरे से लाइट नहीं मांगी कहीं पे भी, ना फर्स्ट टाइम और ना ही तीनों वीडियोस में भी आपने देखा हो कहीं पे भी लाइट डिजायर नहीं है। नहीं, इसीलिए तो बेला से अलग हो रही है, वो स्टाफ की तरफ जा रही है। जी मैम, आपका एनालिसिस अच्छा है। गुड हेलो, इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मधु मैम, आप बताइए। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। एक्चुअली ये जो पेशेंट है इसका जो मेन कंसर्न है वो तो यही लगा कि जो है वो मतलब बातें करते तो वो जो निग्लेक्टेड फील होती है पूरी, इसमें उसका वही कंसर्न मेन लग रहा था। और तो कहीं उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी, और वो सस्पिशियस भी नहीं थी कि मेरे बारे में कैसी बात कर रहे हैं। उस सब से भी आपने पूछा था तो उसने बोला कि नहीं, मुझे उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमेशा पूछती है सब चीजें, पर वो लोग उसको नहीं पूछते। और वो भी फैमिली मेंबर है, तो जो निग्लेक्टेड वाली फीलिंग है थोड़ा सा वो उसे मतलब उसी से कंसर्न हो रही थी वो। तो मैम मुझे ये नेट्रम सिलिकेटा की तरफ ज्यादा लग रही थी, सिक्रेटिव भी लगी। बाकी बहुत ज्यादा तो पता नहीं है। ठीक है मैम, रूब्रिक्स करेक्ट है सारे आपके। जी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड जी इवनिंग मैम, बताइए। मैम। जी मैम जी। जैसे मैम आपने उसको पहले बार पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर सेकंड टाइम आपने प्रोब किया, थर्ड टाइम प्रोब किया, फिर उसने ये बात बताई। हालांकि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैडम इसके लिए मैंने सिक्रेटिव रूब्रिक लिया है। और जैसे मैम वो है एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड, कि भी उसको लगता है कि मेरे सामने बात नहीं करते हैं, क्या बात हो रही है। तो और मैम एक लिया मैंने रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, कि मतलब जैसे वो हमेशा पूछती है अपने सिस्टर इन लॉ को कहीं पर भी जाना हो तो। और एक लिया मैम मैंने कि यील्डिंग डिस्पोजिशन, की भाई जैसे उसके हस्बैंड ने कहा कि मतलब ये बात हुई तो वो मान जाती है, उसके आगे ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। तो मैम ये सब रूब्रिक्स लेकर मेरा नैट्रम म्यूर आ रहा है। ठीक है मैम, एनालिसिस ठीक है आपका। जी फिर उसका थैंक यू मैम। पूछना जो है ना, उसका पूछना जो है वो रेफरेंस नहीं है। इसको मतलब रेफरेंस फॉर दोज अराउंड ये नहीं होता कि वो पूछती है हर जगह जाने के लिए, दैट इज नॉट द रेफरेंस। तो मैम वो लाइक कंपल्शन है उसको, बिकॉज सिंस वो उसकी सिस्टर इन लॉ, इसलिए। और भी रूब्रिक्स है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। और कोई डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे?
हेलो। जी मैम। यस मैम। इसको मेन प्रॉब्लम निग्लेक्शन से है, मतलब जो उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है वही उसका मेन प्रॉब्लम है। वो चाहती है उसको सब जगह इंक्लूड किया जाए, और उसका हस्बैंड भी इस मामले में कुछ कर नहीं रहा है, तो वो भी उसको प्रॉब्लम है। तो ये पैलेडियम हो सकती है, जिसमें वो चाहती है कि उसको भी हर जगह इंक्लूड किया जाए। मेन उसका जो निग्लेक्शन वाला रहता है, जस्ट अ फील, मतलब रूब्रिक्स तो मैंने लिए नहीं है। हेलो हेलो। हाँ जी सर। मैडम ये मुझे इसमें हेमामेलिस का फील आ रहा है। हेमामेलिस में एप्रिसिएशन नहीं मिलने पर जैसा वो रिएक्ट करती है, उसमें एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है ना, उसको घर के मेंबर की तरह जो एक सम्मान और एक जो ओहदा मिलना चाहिए वो उसकी कमी फील कर रही है, जबकि वो उनके लिए पूरा डेडिकेशन दिखा रही है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। तो नेग्लेक्टेड और एप्रिशिएट नहीं किया जाना ये मेन थीम है इस केस में, तो मुझे हेमामेलिस लग रहा है। सर एप्रिशिएशन वाला कुछ है नहीं इसमें। पेशेंट का एक ही थ्रू एंड थ्रू एक ही कंसर्न है कि मेरे सामने बात करो, बस कुछ भी बात करनी है, अच्छी भली कुछ भी, मेरे सामने बात करो। तो यहाँ पे एप्रिशिएशन नहीं हम ले सकते। रिचा मैम है, रिचा मैम, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा था। जी और बताइए प्लीज। मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, तो ये पूरी उनकी बातों में ऐसा लगता है कि उनके पीछे जो बातें हो रही है वो उसको पसंद नहीं है। तो डिल्यूजन, बिट्रेड हरसेल्फ और या निग्लेक्ट, दोनों में रेडियम ब्रोमाइड आएगा। और फिजिकली की स्किन इरिटेशन में भी रेडियम ब्रोमाइड आता है। तो और 4 सेकंड फीलिंग तो है ही, तो ये 4-5 रूब्रिक मिला के रेडियम ब्रोमाइड आता है। ओके सर। इसमें सर बिट्रेयल का जो फील है ना वो 1% भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि बिट्रेयल में जब पर्सनैलिटी कोई भी होती है तो इतना हंसती नहीं है, और वैसे भी भाई बहन से कोई बिट्रेयल कैसा। कंसर्न बहुत सिंपल है कि मेरे पास बैठ के बात करो बस। ओ आई सी। जी सर। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैं तो हाँ जी अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, फिर भी मुझे ये फील से ऐसा लगता है कि ये बंदी एक वार्मथ नहीं पा रही है फैमिली में। मुझे डलका मारा का फील आता है। डलका मारा था, हाँ पर जी। अगर ये हाँ जी डलका मारा होती तो डिक्टेटोरियल भी होना चाहिए इसको। ये तो अच्छा अगले अच्छा दिन खुद ही पूछने चले जाते हैं। सॉरी मैम, ये कंप्लीट केस तो मैं सुना नहीं, फिर भी जी ये जो डिस्कशन चल रहा है इसकी सिलसिले में मैंने कुछ बताया मेरा फीलिंग। ठीक है। हाँ जी। हेलो नमस्कार मैम। हेलो हाँ जी। जी मैम नमस्कार मैम। मुझे इसमें ना पल से ढीला लग रही है, क्योंकि इसमें थ्रू आउट 4 सेकंड फीलिंग तो है ही,
साथ में वो जैसे मतलब शुरू में उसने कुछ भी नहीं बोला आपको, 2-3 बार आपने उसको क्वेश्चन किया और आपने समझाया कि ये चीजें जरूरी हैं, तब कहीं जाके वो ओपन हुए। तो कहीं ना कहीं वो रिजर्व भी है। और जैसे वो ना हर बात के ऊपर हंस रहे थे, इन द सेंस मतलब वो कोई बात हंसी वाली थी भी नहीं, बट फिर भी वो बीच बीच में हंस रहे थे, जोर से लाफिंग रह रहा था। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उनके सिस्टर इन लॉ वगैरह घूमने गए, हम नहीं गए, या तो उस तरीके से थोड़ी बहुत एनवी फीलिंग भी आ रही थी। और एक और मेन चीज कि हर कोई उनके पीछे से बात करता है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कॉन्स्पिरेसी होता है ना, जैसे उनको फील होता है कि जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ उस टाइम पे वो सब चीजें मतलब आपस में जो भी बात करते हैं, तो वो चीजें पीछे से हो रही हैं। तो शायद उनको होता है कि सामने से हो, तो कंपनी डिजायर मतलब उनको होता है कि मैं भी वहां बैठी हूँ, उस टाइम वो सब लोग बात करें। तो ये सब चीजें लेके मुझे ऐसा लगा कि पल्सटीला हो सकते हैं ये। हाँ, बट अगर मैम पल्सटीला होती तो थोड़ा सा अपना स्किल यूज़ कर लेती, मैनिपुलेशन यूज़ करके, या तो सिस्टर लॉ को बाहर करती है हस्बैंड को। ओके, ठीक है मैम, बट आपका ऑब्जर्वेशन थिंकिंग अच्छी है मतलब। थैंक यू सो मच मैम। ओके। जी, और बताइए अगर आप में से कोई ऐड करना चाहता है। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड हेलो। इवनिंग सर। जी जी। मैम मुझे इस केस में बेलाडोना का फील आया जी कि इसको 1 साल से अर्टिकेरे का जो भी रैशेस का हिस्ट्री है, बट शी इज टेकिंग हिस्टामिन। अगेन उसका बीपी 200 की ओर रहता है और उसका अमीनो सिंस 3 मंथ्स है। तो 1 साल इतना हिस्टामिन दवाई कौन लेता है? और सेकंड उसका जो हाउ था कि लाफिंग था, स्पीकिंग, लाफिंग स्पीकिंग था। शी इज मुझे वो फ्रिवोलस लगी। एंड जो था कि उसके बारे में सब बातें करते हैं, पर ये तो सुपरस्टिशियस हो गया ना कि उसके पीछे सब बातें करते हैं। तो इसको कोई कन्फर्मेटरी नहीं है कि उसके पीछे वो बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो सुपरस्टिशियस लगी। ओवरऑल फील बेलाडोना का है। वही सर, मैंने कहा बेल का उसका लाइट नहीं मांग रहा ना पेशेंट कहीं भी। दूसरी बात है कि पीछे से बात क्या कर रहे हैं, फिर पेशेंट को कोई लेना देना भी नहीं है। बस जो बात करनी है मेरे सामने करो, यही उसका मेन कंसर्न है। यस यस। एक्चुअली हम ये रेमेडी बहुत कॉमन है, बट हम इसके हाउ से कंफ्यूज हो गए हैं। हेलो हेलो। जी मैम। जी हाँ मैम, नेग्लेक्टेड का मीनिंग तो ऐसा होता है ना कि आप उनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उसको अटेंशन से ज्यादा ये था ना कि आप मुझे शामिल करो अपने साथ, मतलब में कि आप जो भी बातचीत करें उसमें शामिल करो। तो एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फील आता है कि हाँ भाई मुझे इंक्लूड कीजिए, आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो वो उसका जो एक्सक्लूजन वाला ढूंढा तो फिर आउटकास्ट जैसे फीलिंग आती, इसकी वजह से रिजेक्टेड वाला ढूंढ मतलब वो रुब्रिक लिया। तो वो सही है या नहीं वो भी मैम आप क्लियर कीजिएगा बाद में कि नेग्लेक्टेड आता है या फिर रिजेक्शन वाला आता है। जी मैम, ऑब्जर्व अच्छा किया आपने।
जी मैम, मुझे लगता है कि आप डिस्क्लोज कीजिए और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन लेंगे वो लेते हैं। ठीक है सर। सो मैं इसका एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करती हूँ। ये केस बहुत ही सिंपल था और रेमेडी भी बहुत कॉमन है, बट जब ये पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आई तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। और इसका जो पेशेंट का जो फर्स्ट जो कंसर्न था वो बाद में भी वही था, मतलब जो एक रूब्रिक जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था वो बाद में भी वो रूब्रिक से मैं हटी नहीं थी। तो सबसे पहले ये पेशेंट को मुझे किसी पुराने पेशेंट ने रेफ़र किया था और फर्स्ट टाइम भी इस पेशेंट को मुझे बहुत प्रोब करना पड़ा और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। और फिर मैंने 2 रूब्रिक्स लेकर, मतलब 2-3 रूब्रिक्स लेके एक रेमेडी ऐसी दे दी कि मतलब लग रहा था कि वर्क तो नहीं करेगी। तो पेशेंट को फिर मैंने 1 वीक के बाद बुलाया और जो ये सेकंड ये जो वीडियोस मैंने शेयर किए ये सेकंड विजिट के हैं। तो इस पेशेंट को फिर मैंने वही प्रोबिंग ही करा था, बट मुझे इसको इतना प्रोब करना पड़ा कि मुझे अपने होम्योपैथी के कंसेप्ट्स भी इसके आगे रखने पड़े कि ऐसा साइकोडायनेमिक्स ऐसा होता है। इस पेशेंट से मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे बहुत चीज़ें बोलनी पड़ी, तब इसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे दी। तो इस पेशेंट में जो हाउ ही था, मतलब पेशेंट कॉमन रेमेडी है बट थोड़ा सा अलग रूप लेके हमारे सामने आई। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोटिस की थी कि मैं बहुत प्रिसाइसली इसको पूछ रही थी क्वेश्चंस, एंड जो पेशेंट का जो कहते हैं कि एटीट्यूड उस क्वेश्चंस के तरफ क्या था, वो हंसी वाला था। एंड इसलिए मैंने फर्स्ट रूब्रिक जो है वो फ्रिवुलस लिया था। और क्योंकि फर्स्ट टाइम पे कुछ भी मुझे रिवील नहीं हुआ और सेकंड टाइम भी मुझे बहुत प्रोबिंग करनी पड़ी, तो ये पेशेंट कहीं ना कहीं सिक्रेटिव तो था। तो मैंने सिक्रेटिव सेकंड रूब्रिक सिक्रेटिव लिया था। देन इसके हाउ पे अगर जाएं तो पेशेंट पूरा स्माइलिंग, चीयरफुल और लाफ कर रहा था पूरे थ्रू एंड थ्रू। फर्स्ट डे भी जब आई तब भी, और जब ये मेरे पास सेकेंड विजिट में आई तब भी। तो ये जो और मैंने इनको पूछा था कि आपके मन में क्या इरिटेशन चल रही है इस चीज़ को लेके। तो पेशेंट ने मुझे बोला कि मीन्स कि इसकी जो एक हंसी अगर आप देखेंगे ना तो एक बहुत ठहाका वाली हंसी थी। मतलब आपने मे बी मैंने एडिटिंग की है वीडियोस तो इतनी नहीं भी इन्वॉल्व हुई हो, बट पेशेंट जो है पूरे थ्रू एंड थ्रू बहुत ज़ोर से ही हंस रहा था। तो मैंने एक रूब्रिक और इसमें लिया था, लाफिंग स्पैज्मोटिकली, कि ठहाका मार के हंसना। मीन्स ये क्लिनिक में है तो इसकी हंसी में भी कंट्रोल्ड हो, बट अगर ये किसी बाहर मैरिज में गई हो या किसी किटी पार्टी में गई हो तो इतनी जोर से ठाका मार के ही हंसती होगी। तो ये मैंने इसको लाफिंग स्पैज्मोटिकली लिया, एक रूब्रिक लिया था इसके हाउ में। और फिर जब मैंने इनसे पूछा कि मन में कोई इरिटेशन, जब मैं प्रिसाइज नोट पे से कुछ पूछ रही थी तो पेशेंट ने मुझे बोला कि जिस वे से बोला, जिस टोन में बोला कि नहाते नहाते क्या इरिटेशन होगी किसी को भी। तो ये पेशेंट का जो है ना सार्केज्म है, वॉकिंग सार्केज्म। और जगह जगह पे इसने फर्स्ट डे भी सार्कास्टिक, जिसको हम बोलते हैं कि सार्कास्टिकली हंसना, किसी बात को सीरियस मोड पे नहीं लेके उसको सार्केज्म में चेंज करना। तो एक रूब्रिक बहुत अच्छा है इस रेमेडी का, मॉकिंग सार्केज्म। ये मुझे इस रेमेडी को क्रैक करने के बाद ही पता चला। तो मॉकिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर हंसना या समबडी और समथिंग पे इन एन अनकाइंड वे। और सार्केज्म मतलब जैसे उसी बात को व्यंग्य में चेंज कर देना। जैसे हम कहते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन क्या है, तो उसी बात को वो सार्केस्टिक वे से मेरे को ही वापस कर रही थी। जैसे मैंने कहा कि कुछ इरिटेशन होती है, मन में चलती है, तो पेशेंट ने बोला नहाते नहाते क्या इरिटेशन होगी, ठीक है ना। उसका टोन और एक्सप्रेशन वहाँ पे एक सार्केज्म वाला फील हुआ। देन पेशेंट का जब मैं पूछ रही हूँ पेशेंट से, तो पेशेंट एकदम से डिनाई भी कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी कोई टेंशन मुझे नहीं है। तो वहाँ पे पेशेंट का टोन एब्रप्ट भी आया। तो ये पेशेंट का हाव था, पेशेंट जो एक नए तरीके का हाव हम ले सकते हैं। और जो रूब्रिक में लेके चल रही थी फर्स्ट डे भी और सेकंड में भी, वो जो रूब्रिक मेरा कंफर्म था वो था बच्चों के लेके, इसको छोटे बेटे को लेके टेंशन कि वो उसका जो छोटा बेटा है 4 इयर्स का है और अभी वो कुछ बोल नहीं पाता प्रॉपर।
तो इसने पहले दिन भी यही बताया था कि वो बोलता नहीं है ठीक से और अपने लिए तो कुछ कर ही पाए इस तरह से, और इसी बात को बोलने में ही वो बड़ी सीरियस थी, अदरवाइज वो पूरी हंस ही रही थी। तो ये रूब्रिक पक्का था कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज इस पेशेंट में है। इस रूब्रिक को कंफर्म करते हुए मैं अगला जो सेकंड विजिट था उसको, इस रूब्रिक को मैंने छोड़ा नहीं था कि यहाँ पे बच्चे की एंजाइटी तो है ही। और फर्स्ट जब वीडियो आपने देखा होगा मैंने इसको पूछा कि आपको हाइपरटेंशन भी है और बच्चे की क्या टेंशन रहती है, तो उसमें भी बड़े सीरियस नोट पे इसने बोला है कि हाँ मुझे मतलब वो बोलता नहीं है और अपने लिए तो कुछ कर ही पाए, तो ये कंफर्म रूब्रिक इसका था। फिर व्हाट ऑफ द पेशेंट में जब मैंने इसे पूछा कि मतलब जब इसने थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन दी बहुत प्रोव करने पे कि जब मैं रूम से बाहर जाती हूँ तो मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड बातें करते हैं, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे सामने ही क्यों नहीं बात करते, मैं भी तो घर की सदस्य ही हूँ। तो यहाँ से पेशेंट के एलिमेंट शुरू हुए, एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड भी। अभी ये कभी कभार होता है तो इट्स ओके, बट ये क्योंकि साथ में रहते हैं, साथ पूरा दिन मतलब साथ में रह रहे हैं, हंसते सब काम साथ में कर रहे हैं, बट जब ये वाली बात आती है कि ये रूम से बाहर जाती है और वो आपस में बात करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट जो है निग्लेक्टेड फील करता है। और इसने ये भी बोला कि मैं भी तो घर की सदस्य ही हूँ ना। तो फिर मैंने आगे थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए इसको पूछा था कि आपके मन में ये आता है कि क्या क्या बातें करते हैं। तभी भी पेशेंट ने डिनाई किया, नहीं ये चीज़ नहीं है, सिर्फ यही है कि वे जो भी बात करनी है मेरे सामने ही करो, चाहे अच्छी बात करो बुरी बात करो, मैं भी घर की सदस्य ही हूँ। तो ये बहुत ही एक जेन्युइन एक रीजनेबल आंसर मुझे लगा कि बात तो सही है कि जब ये पूरा दिन भर साथ में रहते हैं तो इस मौके पे इसको क्यों पीछे छोड़ देते हैं। तो ये पेशेंट का बड़ा ही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक क्वेश्चन था कि मेरे सामने क्यों नहीं बात करते, मैं भी तो घर की सदस्य ही हूँ। आगे फिर मैंने इनसे जब ये पूछा कि कोई ऐसा बात हुई थी जब आपको शामिल नहीं किया गया ऐसा कुछ, तो उसने बोला कि मेरी सिस्टर इन लॉ और जो बड़ी वाली है जो साथ में रहती है और छोटी वाली जो दिल्ली में थोड़ा दूर रहती है, उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया और हमें शाम को ही पूछा, मतलब पहले से कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बताया नहीं। तो यहाँ पे भी पेशेंट का मुझे ये लगा कि डेल्यूजन निग्लेक्टेड ही एंड शी इज, कि इसको वहाँ पे निग्लेक्शन फील हुआ। और ये क्या कर रही थी कि हम तो उन्हें हमेशा पूछते हैं, चाहे मंदिर जाना हो चाहे पास की जगह में जाना हो, तो ये पेशेंट जो है हमें ये सोच रही थी कि हम तो इनको हमेशा पूछते, ये क्यों नहीं पूछते। तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कि हमें क्यों नहीं पूछते, ये इसका एक क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था। और ये जो पूछने वाला इसका जो ये जो पूछती है ये है डांसिंग एमुलरेशन, राइट। सो फिर जब मैंने इसको पूछा कि आप मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जब वो घूमने चले गए, आप यहीं थे, तो इसने बोला कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि वो तो चले गए, हमें नहीं लेके गए। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई नहीं हम भी चल लेंगे। तो फिर मैंने कहा आप इस बात से पैसिफाई हुए या सहमत हुए, तो उसने बोला कि ऐसा बोलते हैं कि घूमने चलेंगे फिर तो और भी गुस्सा आता है। तो ये मैंने इसका रूब्रिक लिया था, इरिटेबिलिटी कॉन्सोलेशन एग्रावेशन। सो ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है और रेमेडी जो मैंने इनको दी थी वो दी थी सीपिया 200 में इनको मैंने 3 डोजेस दी थी। और रेमेडी का हाउ देखने के लिए कंफर्म करने के लिए रेमेडी कंफर्म करने के लिए मैंने इनको 2 दिन के बाद बुलाया था। तो 2 दिन के बाद इनकी 30 to 40% ईचिंग जो है ख़त्म हो चुकी थी। और नेक्स्ट जो फिर मैंने इनको वही 10 डेज़ के बाद बुलाया था, तो 10 डेज़ में इनका जो है वो पीरियड्स अपीयर हो गए थे। और इनका मैंने बीपी का इशू पूछा तो कहता है कि नहीं मेरे इतने दिनों से मेरा सिर भारी नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा बीपी मतलब ठीक है। तो बीपी भी स्टेबल हो गया था और इतने दिनों से एलेग्रा भी नहीं लेनी पड़ी थी। तो जो चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली मतलब आफ्टर 2 वीक्स जो फॉलोअप में थे, ये बहुत सारी नई कंप्लेंट्स लेके आ गई थी, मतलब 2-3 छोटी कंप्लेंट्स। तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो हंसी उतनी स्पैस्मोडिक जो हंसी थी वो थोड़ी मॉडरेट हो गई थी, अभी जो थोड़ा सा मॉडरेशन में था। और फिर मैंने इनको प्लेसिबो ही दिया था, कोई रेपिटेशन नहीं किया, प्लेसिबो पे ही रखा। और मुझे ये समझ में आया कि ये पेशेंट का फ्रिबुलस जो मॉर्बिड लेवल पे था वो भी कम हो गया है। अब ये पेशेंट अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो गई, इसलिए इसको नई नई कंप्लेंट्स नज़र आने लगी है। जो फर्स्ट डे पे
या सेकंड विजिट पे उसको नहीं, उन चीज़ों को नहीं इतना सोच रही थी। सो ये रेमेडी बिल्कुल कॉमन रेमेडी है सीपिया, बट ये एक नए रूप में हमारे सामने आई तो ये थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। दूसरी थिंग है, इसके 3-4 वर्जन से ही इस रेमेडी का हम जर्नी थोड़ा सा समझेंगे कि इसने इस पेशेंट बीमार क्यों हुआ है। इसने जब ये बोला ना कि मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जब रूम से मैं बाहर चली जाती हूँ तब बात करते हैं, और मैं भी तो घर की सदस्य ही हूँ। यहाँ पे अगर हम फील करें तो ये एक डिल्यूजन पुअर वाला फील इसके अंदर आया है। वो कैसे, जैसे एक मैम ने बताया कि आउटकास्ट फील कर रहे हैं इसको। तो अगर आप देखिए कि ये फैमिली की मेंबर है तब भी कुछ नहीं पता, और जो फैमिली से दूर बाहर रहते हैं उनको भी कुछ नहीं पता, तो इसमें और उनमें फ़र्क ही क्या है। तो सीपिया यहाँ पे अपने आप को पुअर फील करती है। तो डेल्यूजन पुअर, अगर हम सटल थोड़ा सा इसको समझेंगे तो यहाँ पे पुअर फील इसका था। और एक चीज़ जो पेशेंट का अडेप्टेशन कैसा है, कंसर्न तो ये था कि मेरे सामने बात करो, निगलेक्ट फील कर रही है। अडेप्टेशन क्या था कि जब मैंने पूछा कि आपने उनसे पूछा कि मतलब आप कि क्यों नहीं आप उसको मुझे मेरे सामने क्यों नहीं बात करते, तो पेशेंट का क्या जवाब है, नहीं मैं पूछती नहीं फिर तो। दैट वाज इनडिफरेंस। पेशेंट जो है अपना अडेप्टेशन कैसे दे रहा है, इनडिफरेंस करके। और नेक्स्ट डे जब वो घूम फिर के आ गए, सब कुछ मतलब ले गए, तो अगले दिन पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट जो है अगले दिन उनको पूछने चला जाता है कि आप मार्केट जा रहे हो, तो ये पूछने चली जाती है कि भाई आप भी चलो हमारे साथ, या मंदिर भी जा रहे हो तो ये पूछने जाती है। एक मिनट में मुझे भी ऐसा लगा कि आप मत पूछा करो, पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्यों पूछते हो, तो फिर उसने बोला कि भी वो बोलेंगे कि आप मतलब फिर आपने मुझे बताया नहीं, ऐसा करके। तो ये पेशेंट जो है कॉन्टीन्यूस डांसिंग एमुलरेशन कर रहा है। ये अब पेशेंट जो है एक तरह से अपने आप को घिस रहा है। दैट वाज इतना, देखो कोई भी रिएक्शन कहीं पे भी चेंज हो सकता है किसी और पर्सनैलिटी का। ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को वॉर्न आउट करके अपने आप को, जब तक कि वो इंडिफरेंट की स्टेज में नहीं पहुंचेगी, अपने आप को वॉर्न आउट कर रही है। तो सीपीआई को इसीलिए हम वॉशर वुमेन्स रेमेडी भी कहते हैं कि पेशेंट जब तक घिसता नहीं है तब तक ये दूसरों में अपना इम्पोर्टेंस को कायम करने के लिए दूसरे के आगे डांसिंग करता ही रहता है। तो ये जो घर की ये बड़ा जो रेमेडी का कोर, जो पेशेंट ने बोला कि मैं तो घर की सदस्य ही हूँ। तो जो हम सीपिया के लिए पढ़ते रहते हैं ना कि सीपिया जो अस्तित्व की लड़ाई सीपिया लड़ती रहती है कि मेरी घर में इम्पोर्टेंस बनी रहे, मेरा जो मुझे वो रेसिप्रोकेशन, वो इम्पोर्टेंस मिलता रहे। तो ये कारण है इसको पूछने का, डांसिंग एमुलरेशन। ठीक है, सो ये सीपीआर रेमेडी है। और अगर हम इसी सिचुएशन में नेट्रोम्यूर को दे देंगे सिचुएशन, अगर हम डीडी करें रेमेडीज की, तो नेट्रोम्यूर में कोई बताएगा आप में से डॉक्टर की नेट्रोम्यूर का क्या मतलब क्या रिएक्शन होगा इस सिचुएशन में कि जब वो बाहर चली जाती है और हस्बैंड और सिस्टर लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैडम नेट्रोम्यूर डिग्निटी वाली रहती है, तो वो उतना ही भाव देगी जितना भाव उसको मिल रहा है। मतलब ये कि जितनी इम्पोर्टेंस उसको दूसरों के द्वारा दी जा रही है, वो भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी और वो भी उनको भाव देना बंद कर देगी। जी बिल्कुल सर, अभी नेट्रोम्यूर का रिएक्शन बिल्कुल सही। नेट्रोम्यूर बहुत डिग्निफाइड रेमेडी, या तो ऐसा घर में चलने नहीं देगी, या फिर एंगर विद टेसिटर्निटी, मतलब अगले दिन बात ही करना छोड़ देगी, जिससे कि आईपीआर को फील होने लगेगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बट ये रेमेडी क्या कर रही है, ये डांसिंग करने फिर से चली गई, फिर से पूछने चली गई। और अगर इसी सिचुएशन में हम पल्सेटिला को रख दें, तो पल्सेटिला जो है अपने स्किल्स को यूज़ करेगी, अपना अफेक्शन यूज़ करेगी, या तो सिस्टर इन लॉ को बाहर करेगी रूम से, या फिर हस्बैंड को। ठीक है, उनको साइड में करके खुद बात करने लग जाएगी। इस तरह से नहीं वो सिचुएशन को हैंडल नहीं करेगी। अगर इसी सिचुएशन में हम स्टैफ को रखते हैं, तो स्टैफ जो है बहुत ही एंगर वाली रेमेडी है, बहुत रेज है, और मे बी वो कावर्डाइज है, अपनी बात को कह ना पाए। बट जिस तरह से ये पेशेंट कर रही है ना कि डांसिंग, मतलब अगले दिन पूछने आप चले गए, तो स्टैफ में डांसिंग एमुलरेशन नहीं है। और इग्नेशिया जो है अपने मॉडल्स को यूज़ करके बैलेंस करेगी सिचुएशन को, माइल्ड ही रहेगी। जैसे इस पेशेंट का हाव काफ़ी डिफरेंट था, तो इस तरह से हम इसको डीडी करके ये सीपीआर रेमेडी है।
सीपिया क्या कर रही है कि बहुत अपने आप को घिसी रही है, मतलब अभी भी ये घिस रही है। तो इस पेशेंट में जो एक चीज़ जो एलिमेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है इसमें कि पेशेंट में एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड विंग, इस पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ कि ये तो एलिमेंट्स आए। दूसरा जो एक तुषार सर ने जो क्वेश्चन पूछा था कि 1-1.5 साल से ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो 1-1.5 साल ये अपने सिस्टर इन लॉ के साथ जो है 3-4 साल से रह रहे हैं। 1-1.5 साल में जो पेशेंट का जो सीरियस मोड कहाँ पे आ रहा था बार बार, जब बच्चे की बात आई कि बच्चों के लिए मुझे टेंशन होती है, बच्चा अभी बोलता नहीं है, वो कुछ अपने लिए कर ही पाए। तो इनकी क्या है, 2 बच्चे हैं और जो दूसरी जो बड़ी डॉटर है वो अभी 13-14 ईयर्स की है और छोटा जो है 4 साल का है। तो बच्चे के जो बात जब आती है तो ये बच्चे के मोड पे आके बहुत सीरियसली इसने बात की। तो इसने एक चीज़ मुझसे शेयर की थी कि बेटी भी मेरी ना उनको बोल देती है। तो मैंने ये समझा कि बच्चा इनका टीनेजर है, और टीनेज एज में क्या होता है कि बच्चे अपनी चॉइसेस के हो जाते हैं, अपने हिसाब से ड्रेसिंग करना, अपने आप जाना। तो जब इनकी बुआ जो है वो इसको इंटरफेयर करती होंगी तो इस पेशेंट का मातृत्व वहाँ पे जाग जाता है कि वे मेरी बेटी को क्यों इंटरफेयर करते हो, और मेरी बेटी भी वापस उनको बोल देती है कि आप क्यों इसमें इंटरफेयर करते हो। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ये ही रूब्रिक लेके मैं आगे बढ़ी थी कि ये रूब्रिक को नहीं छोड़ना है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। तो इसका जो मेन मैटरनल जो है इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड भी हम इसमें रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 1-1.5 साल से इसलिए प्रॉब्लम आई इसको कि बच्चों की बात आने लगी ना। छोटा बच्चा अब स्कूल जाने का टाइम आ गया, बड़ी बच्ची टीनेज एज में पहुंच गई है, बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस आने लग गया बाहर वालों का, मतलब अपने सिस्टर इन लॉज का, तो जो इस पेशेंट को बर्दाश्त नहीं है। सो ये रेमेडी थी सीपिया। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। मैडम फर्स्ट विजिट में कौन सा मेडिसिन दिया था? एक्चुअली फर्स्ट विजिट में ना मैंने एंजाइटी चिल्ड्रन लेकर और इसका थोड़ा सा हाव लेके, जो कि मुझे पता था कि बेल, एक्चुअली मैंने बेल नहीं दिया था क्योंकि मुझे लाइट डिजायर में कुछ भी इसमें लगा नहीं था। तो मैंने इसको ऐसे म्याज़म के बेस पे सल्फर दिया था कि एटलीस्ट कुछ सल्फर, कुछ ईचिंग जो है इसकी थोड़ी कम कर पाएगा तो पेशेंट नेक्स्ट टाइम मतलब विजिट करेगा। तो बट सल्फर ने कुछ 1% भी इस पे वर्क नहीं किया। थैंक यू मैम। जी प्लीज और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम ये कार्सिनोसिन भी तो हो सकती है, मतलब ब्लीजिंग अगर, तो कार्सिनोसिन से कैसे डील करेंगे? हाँ, मेरे पास सर जब मैंने सेकंड टाइम में इसको जब रूब्रिक्स लिए तो मेरे पास 2 ही रेमेडीज आ रही थी, सीपिया और कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन का मुझे हाउ जो पता है वो, मतलब हाउ थोड़ा अच्छे से पता है, तो मुझे कार्सिनोसिन मैंने बिल्कुल वहाँ से आउट ऑफ रूल कर दिया था, इसको मैंने सीपिया ही दिया। बट सीपिया का भी हाउ इतना कंफर्म नहीं था तो इसलिए 2 दिन बाद बुलाया था इसको। और देखिए कार्सिनोसिन ना बहुत पोलाइट रेमेडी होती है। ये जितना भी इसने मुझे आंसर दिया ना बहुत एब्रप्ट वे में दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये इसका लाफ करना और चीज़ों को इतना, मतलब इतना प्रोविंग मेरे को करना पड़ा कि एक छोटी सी बात उगलवाने के लिए भी सारे कंसेप्ट्स बताने पड़े, इतना सिक्रेटिव ये रेमेडी है। और ये जो हंसी इसकी पेशेंट की रहती है, ये पूरे का पूरा सीपिया का एम्बैरसमेंट है। सीपिया एक एनिमल रेमेडी है। ये मतलब कि कटल फिश है ना एक, तो सीपिया जो है बनती किससे है, ये इसके इंक बैग, जो कटल फिश का इंक बैग होता है उससे ये रेमेडी बनती है। तो जब भी ये मेरीन लाइफ में जो ये कटल फिश रहती भी है ना, तो ये अपना कब किसी भी प्रेडेटर को आसपास देख के ये अपना इंक बैग छोड़ देती है, मतलब अपना ब्राउनिश सब्सटेंस छोड़ देती है, ताकि जो प्रेडेटर है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी है इसको ना लग सके। मतलब पूरा डस्टी कर देती है उस आसपास के माहौल को कि प्रेडेटर इसके पास तक पहुंच ना पाए। तो मुझे यही लगा कि इसकी पूरी हंसी जो है ये पूरा एम्बैरसमेंट था, इसने कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा ही रखा था। क्योंकि मुझे फर्स्ट डे पे ही बेल या कोई भी ऐसी लाइट रेमेडी नहीं लगी, क्योंकि बच्चे में डाउन सिंड्रोम भी आया हुआ है, तो कुछ तो ऐसा पेशेंट में चल रहा है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो यही था कि बस अपना अस्तित्व बनाने के लिए ये पेशेंट डांसिंग एम्यूलेशन में है। एक चीज़ और मैंने इसी पेशेंट में देखा कि जब ये इनकी जो मेरी पुरानी पेशेंट है उसने ज़रा सी हिस्ट्री दी थी कि इनकी एक बार मदर इन लॉ आई थी
तो मदर इन लॉ को ना तो ये पैर छूती है उनके, ना ये साफ बोलती है मेरे साथ नहीं रहेंगी। तो एक एनार्किस्ट का शेड भी इस पेशेंट में मैंने पाया कि बिल्कुल उसकी तरफ से बिल्कुल एनार्किस्ट हो चुकी है कि नहीं, इसका तो मैं ना पैर छूंगी ना मैं इसको अपने घर में रखूंगी अपनी मदर इन लॉ के लिए, तो ये बात भी नहीं करती उससे। तो ये पूरी रेमेडी इस पेशेंट ने पूरा मतलब एक तरह से पूरी रेमेडी को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। हेलो। मैम हाँ मैम, वही रिजेक्शन और निग्लेक्टेड में डिफरेंस। डिफरेंस मैम आप क्या पूछ रहे हो? वही दोनों में डिफरेंस क्या है, रिजेक्शन में और निग्लेक्टेड में? क्योंकि इसमें तो आउटकास्ट वाला फीलिंग ज्यादा आ रहा था ना, अटेंशन वाला फीलिंग नहीं था, आपने निग्लेक्टेड लिया ना इसमें। इसमें मैम रिजेक्टेड वाला तो डांसिंग एमिग्रेशन भी, डांसिंग जो कर रही है वो रिजेक्ट ना हो जाऊं फ्यूचर में, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखूं, उसके लिए भी इसमें मतलब रिजेक्टेड फीलिंग तो है कि फियर ऑफ रिजेक्शन तो नहीं कहेंगे, एडवर्स ऑफ रिजेक्टेड बीइंग, एक तरह से रिजेक्शन ही हुआ ना इसको। इसके मतलब जो हस्बैंड है और वो ये सिस्टर इन लॉ है, दोनों जब रूम में रहते तभी बात करते हैं, तो निग्लेक्शन और रिजेक्शन दोनों ही आ रहा है। तो निग्लेक्शन इसका भाव है, इमोशंस फील कर रही है, और रिजेक्शन में ये कि मेरे को आगे जाके बिल्कुल ही रिजेक्ट ना कर दे, उस वजह से ये पूरा पूछती भी है उनको सब कुछ जहाँ भी आसपास जाना है, तो इसलिए इनका डांसिंग चल रहा है जब तक कि खुद बॉर्न आउट ना हो जाती है, अपने आप को घिस रही है। जी मैम। मतलब इस केस के रिलेटेड नहीं मैम, जैसे इसी टाइप का कोई केस आता है तो हम लोग दोनों में से, अगर दोनों में से कोई भी एक रूब्रिक लेना है तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, वो मैं पूछ रही हूँ। मैम आउटकास्ट तो बहुत हाई लेवल पे आउटकास्ट हो गया ना, आउटकास्ट को हम किसी को जैसे तुच्छ समझ लेते हैं, बिल्कुल ही उसको डिस्पाइज कर देते हैं, आउटकास्ट तो वो हो गया। यहाँ पे आउटकास्ट नहीं है क्योंकि बाकी तो सारा दिन वो घर में आसपास ही रहते हैं, खेलते खाते पीते सब सुख दुख अपने शेयर करते हैं, बस एक जो चीज़ तो जो निगलेक्टेड ही फील करती है वहीं उसी एंगल पे फील करती है जब वो पेशेंट का जो वो रूम से बाहर जाती है और ये बात करना शुरू कर देते हैं, बस इसी लेवल पे ये अपना इसको निगलेक्ट फील हो रहा है। आउटकास्ट तो ऐसे होता है जी मैम, आउटकास्ट तो ऐसे होता है जैसे किसी को कास्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस कास्ट के जो भी लोग रहते हैं बिल्कुल भी उस बंदे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है, उसकी किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं करते, उससे बातचीत भी नहीं करते, ठीक है। किसी भी जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो किसी को ऐसे करे तो आउटकास्ट वो होता है, पूरी तरह से निकाल दिया जाता है उसको। कास्ट से बाहर कर देना। तो सर रिजेक्शन और आउटकास्ट दोनों सेम ही है क्या? नहीं नहीं मैम, सेम नहीं है। देखिए, एक तो बिल्कुल ही निकाल दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए आपसे, ठीक है। आउटकास्ट में ये फील आता है कि जैसे ये ये भी हो सकता है कि घर से ना निकाला हो, लेकिन उसकी पूरी फैमिली ने उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया हो, ठीक है। उसको फील आएगा कि जैसे मैं घर में एग्जिट ही नहीं कर, जैसे मैं यहाँ पर हूं ही नहीं, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस तरह से इग्नोर कर देना, पूरी तरह दिलो दिमाग से निकाल देना उसको। और ये फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। रिजेक्ट करना अलग होता है, जैसे कोई अपील करता है कोर्ट में, तो वहां पर जज जो है कई बार उस अपील को रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें कुछ ऐसा देखते ही नहीं है कि ये सुनने के लायक ही नहीं है, एंटरटेन ही नहीं करने के लायक है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं अपील को। वो होता है रिजेक्शन। नेग्लेक्ट होता है कि मैंने आपकी तरफ देखा, मतलब फिर भी देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया,
जैसे अभी आपकी कोई बहुत अच्छी सहेली है, उसने आपको बुलाया, अपनी किसी फंक्शन पे बुला लिया आपको, ठीक है, लेकिन जब वो आपके पास से गुजरी, आपको देख के निकल गई ऐसे ही बिना आपसे बात किए, तो वो नेग्लेक्टेड फीलिंग है। क्लियर हुआ मैम आपको? हाँ सर, क्लियर हुआ। जी। जी, और कोई क्वेश्चन है? प्लीज बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। को रूब्रिक समझ तो आ गया ना, रेमेडी क्लियर तो हो गई सबको? जी मैम, आप रूब्रिक एक बार ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। अगर ठीक बाद में भी किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो हमारे मेंबर क्वेरी डाल सकते हैं। सर ये आउटकास्ट वाला कौन सा रूब्रिक था, एक बार बताएंगे? मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया। डिलूजन आउटकास्ट ही शायद ऐसा करके है मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू मैम। थैंक यू मैम। इसमें फर्स्ट सीपीआर सिंथेसिस कंप्लीट में है, कहाँ है? जस्ट डीडी करने के लिए पूछा था सारिका मैम आपने? नहीं सर, डीडी करने के लिए ओके पूछा था कि इस तरह का प्रेजेंटेशन होता फिर क्या लेना है। जी, क्योंकि सीपीआर नहीं है। जी मैम, तो बताइए कोई और क्वेश्चन है किसी का, सर एक बार या प्लीज हम वाइंड अप? रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा सर, मेरा लास्ट टाइम मैं एनालिसिस मैम का सुन नहीं पाई थी। मैम रिकॉर्डिंग सभी का डलता है, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि YouTube पर डालने के बाद हम शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। रिकॉर्डिंग सबका डाला जाता है डाटा बैंक में, और हमारे IHF ग्रुप में थोड़ा कम कर दिया है मैंने, लेकिन डेटा बैंक में सभी का जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने डाटा बैंक का ज्वाइन नहीं किया है हमारा ग्रुप, तो ज्वाइन कर लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ। ग्रुप में भी मैं एक बार फिर से डाल दूंगा उसका लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर मैम, जो आपने अभी डिफरेंशिएशन करके बताया था ना, स्टैफ पल्स और नेट्रोमियर का, प्लीज वो एक बार दोबारा बता दीजिए। वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज वो दोबारा बता दीजिए। एक्चुअली मैम, ये सिचुएशन में जब पेशेंट बाहर गया और हस्बैंड और सिस्टर लॉ रूम में आ गए, तो इस सिचुएशन में नेट्रोम्यूर कैसे एक्ट करेगी ना? नेट्रोम्यूर का क्या है कि एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, राइट? तो ऐसा तो एक डिग्निफाइड पर्सन जो होते हैं ना, वो तो एक मतलब ऐसी वैसी चीज़ें अपने आसपास होने नहीं देते। मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं चल सकता, राइट? और अगर ऐसा होता भी है तो शी विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे, कि गुस्सा दिखा के टैसीटर्न हो सकता है, बात करना छोड़ देगी, कि अगले IPR को महसूस होने लगे कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। इस पेशेंट से हमने इसलिए डिफर कर लिया कि ये पेशेंट क्या कर रही है कि घूम फिर के वो आ रहे हैं, अगले दिन ये फिर से पूछने चली जा रही है। तो नेट्रोम्यूर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, बात करना छोड़ देगा गुस्से में। और स्टैफ का मैंने बताया था कि स्टैफ में क्या है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा रेज होता है, और बट वो अपनी बात को कह नहीं पाती है स्टैफ। और दूसरी बात है कि डांसिंग भी नहीं करेगी, एक तरह से अपने कॉन्साइंस को या अपने मोरल्स को लेके हो सकता है चुप हो जाए, बट इस तरह से जिस तरह से ये पेशेंट कर रही है ना, इससे हम डिफर कर सकते हैं कि ये पेशेंट ने क्या किया और कोई और इसकी जगह रेमेडी होती तो वो क्या करती। और पल्सिटिला का बहुत सिंपल है, पल्सिटिला अपना अफेक्शन दिखा के या अपने स्किल्स यूज़ करके, या तो सिस्टर लोग के अपने अपने साथ कर लेती, या हस्बैंड को उस समय अपने साथ करके, या उनकी बातें ही सुनने चली जाती। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस रेमेडी में करी है कि जब मैंने पूछा कि आप पूछते हो कि भी मेरे को क्यों नहीं आप एंटरटेन करते हो इस बीच में, इस गॉसिप्स के बीच में, तो पेशेंट क्या कह रही, नहीं मैं पूछती ही नहीं हूँ। तो कितना इंडिफरेंस उसके साथ साथ चल रहा है, पूरी रेमेडी का इंडिफरेंस भी उसके साथ ही चल रहा है, कि एक ये तो
एक नॉर्मल मतलब कोई और रेमेडी हो तो एटलीस्ट पूछो तो सही भी मेरे को क्यों नहीं आप इसमें एंटरटेन करते हो, राइट। और इग्नेशिया का मैंने बताया था, इग्नेशिया माइल्ड रहती है, मोरल्स का यूज़ कर लेती है और किसी तरह अपना कंप्लेनिंग करेगी भी तो उसमें इग्नेशिया पूछेगी बट उसमें कोई गुस्सा नहीं होगा। इग्नेशिया का रूब्रिक है ना, कंप्लेनिंग बियर्स द सफरिंग आउटरेज विदाउट, पूछेगी ज़रूर मतलब, बट इसमें क्या इंडिफरेंस चल रहा है कि नहीं पूछा भी नहीं और ये भी मतलब नहीं है उसको कि भी मेरे बारे में क्या बात हो रही है, कोई सेंसिटिव टू ओपिनियन भी नहीं है। इसलिए मैंने उसको कंफर्म भी किया था कि क्या आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही है ये आप सोचते रहते हो, तो ये भी नहीं था। सिर्फ इतना था कि मुझे इम्पोर्टेंस दो बस, मैं मतलब जो अस्तित्व इस परिवार में बनाना चाहती हूँ वो अस्तित्व मेरा बन क्यों नहीं रहा, मतलब बनना चाहिए, बने रहना चाहिए। दैट्स वाई ए पेशेंट continuously is in dancing and continuously she is making efforts to make importance in the family. So यही इसका कंसर्न था मेरी, बार बार थैंक पूछने पे भी उसने वही बात बोली है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी कि अगर हम इसके फैमिली मेम्बर्स हो या हम इसको जानते हो या इसके रिलेटिव्स हो, ठीक है, हम यही सोचेंगे कि बेचारी वो घूमने चले गए, बेचारी को बताया भी नहीं, तो एक पैथेटिक लुक भी इसमें एक आ सकता है कि हाउ पैथेटिक की इसको पता भी नहीं है, इसको पूछा नहीं, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस पर्सन की 3-4 वर्जन से ही ये सीपीआर रेमेडी बड़ी क्लियर हो गई थी, बस उसका हाउ जो है थोड़ा नए फेसेट में था और जब ये फर्स्ट विजिट में आई थी तो मुझे भी नहीं लगा था कि इसकी रेमेडी सीपीआर निकलेगी। तो ये मतलब किसी भी फॉर्म में कोई भी पेशेंट आ सकता है, तो वी शुड भी मतलब हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें इस चीज़ को भी देखना है। जी मैम, हमारा भी एक पेशेंट था, उसको जब भी मैं फैमिली के बारे में पूछता था, फैमिली में सब अच्छा है, फैमिली में सब बढ़िया है। तो और उसके ठीक होने के बाद जब मैंने उसको पूछा, जबकि रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने उसको बोला कि आप क्योंकि वो बहुत क्रॉनिक पेशेंट था, एक वीडियो बना के भेजिए छोटा सा मुझे कि मेरा ट्रीटमेंट लेने के बाद आप ठीक हो गए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बता के भेजिए, कब से आपको दिक्कत थी और कब मेरा ट्रीटमेंट लिया और आप ठीक हो गए। तो उसने मुझे रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। इतना सिक्रेटिव होता है, वो नहीं चाहता है। अगर आपका भी ये पेशेंट है, अगर इसको थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, इसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, तो ये तुरंत कर जाएगा। सीपिया भी बहुत सिक्रेटिव होता है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये सोशल मीडिया पे डालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे एजुकेशन पर्पज के लिए है, क्योंकि हमने सिखाना होता है तो दिखाना भी होता है कि हाँ हमने पेशेंट को ठीक किया है, और हम ब्लर करके ही दिखाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा। बहुत सीक्रेटिव होता है सीपिया। और एक बहुत ही अलग केस आपने मैम प्रेजेंट किया है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग आपने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच मैम। ब्यूटीफुल केस ऑफ सीपिया। बहुत सारा सीपिया के बारे में हम सभी को नया सीखने को मिला, और सभी लोग बेलाडोना सोच रहे थे, तो लाफिंग में कई सारे ऐसे रूब्रिक हैं जहाँ पर खूब अच्छे से लोग लाफ करते हैं, हमारे पेशेंट लाफ करते हैं। तो हमारे माइंड में सिर्फ बेलाडोना ही नहीं होना चाहिए, बाकी की जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उसको टोटलिटी में देखना चाहिए। तो सच में आर्सेनिक एल्बम की तरह ये भी एक बहुत शानदार सेशन रहा मैम, बहुत सीखने को मिला हम सभी को। थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया केस प्रेजेंट करने का, तो थैंक यू सो मच सर। आवर प्लेजर मैम, वेलकम। तो आज के हम हमारे इस ब्यूटीफुल सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और फ्यूचर में हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर रीनू खंतवाल मैम के ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी सेशंस हमें देखने को मिलेंगे, उनसे सीखने को मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं।
So thank you, deep gratitude to our IHF family members, our mentors. तो आज के इस सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, मैम। Thank you, sir. जी जी, Thank you, ma'am. थैंक यू।